Hello students. In this video we will discuss about the ovulatory phase and luteal phase. In the previous video we discussed about the menstrual phase and follicular phase. Ovulatory phase. Ovulatory phase (5 to 14 days). It have the 14 days. When the ovulation start, in the follicular phase we know that Graafian follicle will be formed and ovum is present in this Graafian follicle. At the day of 14, on the 14th day, in the presence of LH hormone, this Graafian follicle will be rupture and ovum is come out in the fallopian tube, and after the fallopian tube it come in the uterus. जैसे ही यूट्रस में आएगा दो कंडीशन होंगी. पहली कंडीशन क्या कि अगर इस ओवम के साथ कोई स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर लेता है, कोई ओवम फर्टिलाइज कर लेता है, then it will be converted into the embryo and pregnancy is occur. Okay, but second condition also is that sperm is not fertilized by the ovum, then pregnancy will be not occur in any women. ग्रैफियन फॉलिकल जो है वो हमेशा LH हार्मोन की प्रेजेंस में ही रप्चर होगी. इस चीज़ को आपको याद रखना है. ग्रैफियन फॉलिकल ऑलवेज रप्चर इन द प्रेजेंस ऑफ LH हार्मोन and this LH hormone is known also as the LH surge. सर्जिकल स्ट्राइक सुना होगा, मतलब हर काम को तुरंत कर देना. वैसे ही LH हार्मोन जैसे ही इस ग्रैफियन फॉलिकल के कांटेक्ट में जाता है, ग्रैफियन फॉलिकल तुरंत रप्चर हो जाती है और ओव्यूल को बाहर निकाल देती है, ओवम को बाहर निकाल देती है. जैसे ही ओवम बाहर आएगा, अगर स्पर्म अवेलेबल हो गया तो फर्टिलाइजेशन होगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी. अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होगी. अब आते हैं हम लास्ट फेज पर. लास्ट फेज इज द ल्यूटियल फेज. 15 to 28 डेज. (15 से लेकर के 28 डेज, इनके बीच में जितने दिन हुए, कितने? 14 डेज. ये 14 डेज ल्यूटियल फेज कहलाते हैं. ये 14 डेज ल्यूटियल फेज कहलाएंगे. यहाँ पर भी क्या होगा, LH हार्मोन एक्टिव होता है. ठीक, अब हमने एक चीज़ देखा कि जो ग्रैफियन फॉलिकल है वहाँ से तो ओवम बाहर निकल चुका है. अब जो ओवम है बाहर निकल गया तो oogenesis के वीडियो में हमने पढ़ा था कि ग्रैफियन फॉलिकल से जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है
तो ये येलो कलर का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। समझ आ रहा है? ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया और जो खाली हुआ उसका नाम हो गया कार्पस ल्यूटियम, और एक येलो कलर का स्ट्रक्चर है ये एंडोक्राइन सेल्स का बना हुआ। अब ये जो एंडोक्राइन सेल का बना हुआ कार्पस ल्यूटियम है, ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्या हार्मोन सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इस स्टेज तक आते आते, यानी ग्राफियन फॉलिकल से ओवम के बाहर आते, ओवम का यूट्रस में आकर रुकना, फिर उसके बाद से ग्राफियन फॉलिकल का कार्पस ल्यूटियम बनना, यहाँ तक आपने ये देखा होगा LH हार्मोन जो है वो सिक्रीशन उसका हाई लेवल पर रहता है, तभी तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो रही है। इसके साथ साथ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो भी पीक लेवल पर है। LH हार्मोन काफ़ी हाई पीक पर रहता है, इसीलिए इस फेज़ को हम लोग ल्यूटले फेज़ बोलते हैं, ल्यूटियल फेज़ बोलते हैं, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में ये सब हो रहा है। ठीक, अब क्या होता है, यहाँ तक समझ आ गया कि कार्पस ल्यूटियम बन रहा है। कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन। ओके, LH और FS हार्मोन जो है वो भी हाई लेवल पर है। बाकी शुरू से ही हम ये पढ़ रहे हैं कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो शुरू से ही एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि जो फर्स्ट से 5th डे तक में एंडोमेट्रियम सेल रप्चर हुई थी, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसको थिक करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन की नीडिंग है। ब्लड वेसल्स को मरम्मत करेगा, एंडोमेट्रियम सेल को थिकनेस देगा, उसको मरम्मत करेगा, यानी एस्ट्रोजन शुरू से ही एक्टिव है। अब आते हैं हम पहली कंडीशन पर, जहाँ पर स्पर्म अवेलेबल है और फर्टिलाइजेशन हो चुका है और जो ओवम है आकर के यूट्रस में रुका हुआ है। एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? एस्ट्रोजन इस यूट्रस की वॉल को थिकनेस दे रहा है ताकि इस ओवम का इम्प्लांटेशन हो सके इसमें। ठीक है, और LH हार्मोन भी इसको न्यूट्रिशन दे रहा है। कार्पस ल्यूटियम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट कर रहा है ताकि ये जो है ओवम अब जाइगोट बन चुका है, इसमें डिवीज़न हो, ब्लास्टुला बने, क्लीवेज बने, एम्ब्रायो बने, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इसको न्यूट्रिशन देता रहेगा। अगर कार्पस ल्यूटियम से प्रॉपर मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ये एम्ब्रायो यहाँ रुकेगा नहीं, इट विल बी मिसकैरेज, इट विल बी मिसकैरेज। इसलिए इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहा जाता है और एंटी अबॉर्शन हार्मोन भी कहा जाता है। अगर ये मिसकैरेज नहीं हुआ, मतलब प्रोजेस्टेरॉन पूरी मात्रा में सही से मिलता रहा, LH सही में मिला और सारा न्यूट्रिशन इसको मिलता रहा, तो 9th मंथ तक ये लगातार इसी तरह हार्मोन एम्ब्रायो को मिलते रहते हैं। ये तो बात हुआ इसका जहाँ स्पर्म अवेलेबल है, बट वेयर इन अ वर्जिन गर्ल, एक लड़की, जहाँ प्रोसेस तो सब वही होगा। LH हार्मोन की प्रेजेंस में ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रप्चर होकर के आएगा, एस्ट्रोजन भी एंडोमेट्रियम को
पूरी तरह से मेंटेन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी मिलेगा। लेकिन क्या है, यहाँ स्पर्म अवेलेबल नहीं है, यानी किसी के डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। तब आफ्टर द वेटिंग फॉर द फर्टिलाइजेशन इट विल बी डिक्रीजेस, ओवम धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होगा। आफ्टर द 28 डेज, यानी ल्यूटियल फेज का अंतिम दिन, अंतिम टाइम जो चल रहा होगा ल्यूटियल फेज का, आफ्टर द 28 डेज LH हार्मोन विल बी go into the fall level, FSH also go in the fall level, progesterone also go in the fall level, and this ovum will be decreases and endometrium wall जो थिक हुई थी एस्ट्रोजन की मदद से, वो भी रप्चर होना शुरू होगी, धीरे धीरे टूटना शुरू होगी और सभी हार्मोन्स का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा और मेंस्ट्रुएशन फिर स्टार्ट हो जाएगा 28 डे के बाद से, यानी ये सारे लेवल कम होंगे और इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड इट कम्स आउट फ्रॉम द वेजाइना ऑफ एनी गर्ल, ऑल थिंग्स विल बी डिक्रीजेस। एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसको मेंटेनिंग हार्मोन कहा जाता है। इट कम इनटू द एम्स एग्जामिनेशन एंड एस्ट्रोजन ओनली हेल्प इन द थिक फॉर द एंडोमेट्रियम। एस्ट्रोजन का काम क्या है, वो सिर्फ एंडोमेट्रियम को थिकनेस देती है और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, मेंटेन करना। अब ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि जो गर्ल होगी वहाँ पर कुछ भी अगर स्पर्म नहीं मिलेगा, फर्टिलाइज नहीं होगा, तो सभी हार्मोन का लेवल नीचे डाउन हो जाएगा 28 डे के बाद से, और एंडोमेट्रियम सेल और एग और कार्पस ल्यूटियम सब कुछ डिक्रीज होकर के फॉर्मेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इट कम आउटसाइड ऑफ द एनी बॉडी ऑफ गर्ल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।